नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक में गद्य भाग की श्रृंखला में आज हमारा ये चौथा पाठ है और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 16वां भाग है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने PDF नहीं उतारी है वो वहाँ से जाकर भाग 16 की PDF ले लीजिए, वहाँ से उतार लीजिए। मैंने वहाँ पर पोस्ट रात को कर दी थी। कल थोड़ा लेट हो गई थी मैं PDF पोस्ट करने में, लेकिन मैंने रात को कर दी थी। तो आप लोग वहाँ से जाकर अगर वो PDF नहीं देखी है तो आप उतार लीजिए। और RPSC एग्ज़ाम्स की तैयारी हम कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं मुझसे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की हिंदी से तैयारी इस चैनल पे हो रही है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है और हमारी पाठ्य पुस्तकें चल रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यूट्यूब पर जो भी पढ़ाया जाता है उसी मैटर को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है, वो नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप मुझसे वहाँ पर जुड़कर और उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और पाठों की श्रृंखला में कक्षा 12 की अंतरा चल रही है, जिसका पद्य भाग हो चुका है और गद्य भाग के 3 पाठ हो चुके हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैंने सिखाया है और विद्यार्थियों ने मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे और मैंने आपसे इससे पहले कल ही बता दिया कि गद्य भाग जब भी आप मेरे साथ यहाँ पढ़ने के लिए आए तो उससे पहले आप बुक में इस चैप्टर को पढ़कर आए। जो चैप्टर अभी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है यह अंतरा पुस्तक का है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो उन विद्यार्थियों के लिए जानकारी है कि कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक का यह चौथा पाठ है गद्य भाग का। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप यहीं पर रोक दें। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, पहले आप अंतरा पुस्तक में चौथा पाठ खुद से पढ़ें। पूरा पढ़ने के बाद फिर आप इस वीडियो को खोलें और उसके बाद इसमें से आप मेरे साथ पाठ का सार पढ़ेंगे और जो जो हमारे इम्पोर्टेंट काम की चीज़ है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। पाठ को पहले से पढ़ के उसके बाद मेरे वीडियो पे आप सभी को आना है। तो पाठ 4 है संवदिया, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। 2 किताबों का अध्ययन एक साथ होता है। जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनको तो पता ही है और नए हैं तो मैं बता दूं, एक बुक राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली की जो ये सामने है और कक्षा 12 अंतरा की बुक को भी मैंने इसमें साथ में लिया है। वो चीज़ें ली है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पेजेस को मैंने इसमें ऐड किया है। अगला लिखो, जन्म स्थान 1921, यानी कि बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में। ये हिंगना के आगे आप लिख लेना औराही, औराही हिंगना पूरा नाम है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में सन 1921 में हुआ था। ये लाइन लिख ली, जहाँ मैं बोलूँ वहीं लिखना है, बाकी मेरे साथ पढ़ना है। आगे देखिए, शिक्षा, रेणु जी की आरंभिक शिक्षा नेपाल में हुई। लेखन कार्य, तो लेखन कार्य जो है 1953 से वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आ गए। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। रचनाएं लिखिए अब आप। मैला अचल, पड़ती परिकथा, कितने चौराहे, ठुमरी, अगिनखोर या अग्निखोर, मारे गए गुलफाम, ऋण, जलधन, जन और नेपाली क्रांति। जन्म लिख लीजिए और इनकी रचनाएं लिख लीजिए आप। साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या है फणीश्वर नाथ रेणु की, तो ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है कि यह एक प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जो है उन्हें एक आंचलिक कथाकार के रूप में जाना जाता है। यह इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो आपको लिखनी है और इसी पे प्रश्न आता भी है। उनके साहित्य में अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा का सशक्त वर्णन है। ग्रामीण समाज को नई सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की है।
भाषा शैली क्या है? इनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय और भाव प्रधान है। आंचलिक शब्दों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। देशज शब्दों के प्रयोग से मानवीय संवेदना की गहरी अभिव्यक्ति की है। अगला है मृत्यु। मृत्यु इनकी 1977 में हुई है। और विधा क्या है? तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं या जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी विधा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विधा का प्रश्न सबसे पहले बनता है। तो संवदिया क्या है? कहानी। तो विधा लिख लीजिए, कहानी है। ठीक है। अब इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो क्या है? इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं की गहन अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें विपन्न, बेसहारा तथा सहनशील बड़ी बहुरिया की असहाय स्थिति, मानसिक यातना और पीड़ा का मार्मिक चित्रण हुआ है। यानी एक औरत है, उस औरत की शादी के बाद जो भी उसके साथ घटित होता है वो पूरी कहानी है। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको वो सारे जो इसके अंदर के वार्तालाप हैं वो सब आपको याद आ गए होंगे कि कैसे बड़ी बहुरिया घर में अकेली रह जाती है। उसके पति के मरने के बाद उसके जो ससुराल वाले थे वो भी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जिस हवेली में कभी वो मालकिन बन के रहा करती थी उसी हवेली में आज उसकी स्थिति नौकरों जैसी हो गई है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जिस समय धान वगैरह होते थे खेतों में तो घर के सारे लोग आ जाते थे अपना अपना बोरियां भरने के लिए, और भर के और वापस चले जाते थे, और उस बेचारी के पास कुछ भी नहीं बचता था, केवल वो हवेली और मांग मांग के लोगों से खाना, और उधार वालों का तांता उसके घर के बाहर लगा रहता था, क्योंकि वो अकेली ही बसती थी उस हवेली में। तो अपने पति की मौत के बाद अकेली रह गई। और इसमें यह भी बताया कि पीहर से बुलावा आता है लेकिन वो जाती नहीं है, और अंत में दुखी होके वो संवदिया को बुलाती है और ये संदेश भेजती है कि मेरी माँ को कहना कि मैं भाई भाभी की जूठन खा कर ही मेरा पेट पाल लूँगी, कि मैं इस घर में किसके लिए रहूँ, कब तक रहूँ और कब तक बथुआ साग खाकर जीऊँ। ये पूरी लाइनें उस पाठ में आई है। बहुत ही शानदार कहानी है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसीलिए आप ज़रूर पढ़िए उसे। तो यहाँ पर क्या है? एक औरत की असहाय स्थिति, मानसिक यातना और पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। अब जैसा कि आगे पाठ का सार बताऊंगी, पाठ आपको बुक में से पढ़ना है। उससे पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ आपकी कक्षा 12 अंतरा में जो मूल संवेदना या मूल भाव निकल के आता है। तो ये जो पेज आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये मैंने कक्षा 12 राजस्थान माध्यमिक विद्यालयों में चलने वाली अंतरा बुक का पेज है, जिसको मैंने लिया है यहाँ पे। अब देखिए क्या है इस कहानी में। संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख, करुणा की, पीड़ा और यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे, रेणु कौन? फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि इस कहानी के रचयिता है। रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। यानी कि इस कहानी के अंदर आत्मा का शिल्पी किसे कहा गया? रेणु को कहा गया। लिख लीजिए इस लाइन को कि संवदिया कहानी में आत्मा का शिल्पी किसे कहा गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु को कहा गया। हर गोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। बहुत ही गज़ब की एक स्टोरी है ये कहानी। अगर नहीं पढ़ी है तो जाकर पहले पढ़ लीजिए। आप बिल्कुल इस कहानी, ये जो है ये आपके मन को छू जाएगी, दोबारा पढ़ने का मन करेगा। और समाज में जो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है इनके प्रति आपको घृणा सी हो जाएगी कि लोग ऐसा किस प्रकार से कर जाते हैं एक औरत के साथ। अब आगे देखिए पाठ का सार। ठीक है।
संवदिया की विशेषता क्या है? इस पाठ के अंदर बताया कि संवदिया, संवदिया का अर्थ क्या है? संदेशवाहक। ठीक है, जो बिना लालच के संवाद पहुंचाने का काम करता है, यानी कि संदेश देने का काम करता है। संवाद के प्रत्येक शब्द, भावना, स्वर का ध्यान रखते हुए उसी ढंग से जाकर सुनाना संवदिया की विशेषता है। गांव के लोग उसे निठल्ला, कामचोर तथा पेटू समझते हैं। यानी गांव के लोग तो उसे क्या समझते हैं? कामचोर, निठल्ला और पेटू। ठीक है, और हम कहानी में क्या पढ़ रहे हैं? संवदिया की विशेषता कि वो कोई भी किसी भी तरह का उसके अंदर स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से क्या करना है? बिना लालच के संदेश को पहुंचाना है। लेकिन गांव के लोग उसे क्या समझते हैं? निठल्ला, कामचोर, पेटू। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों की ये मान्यता है कि कोई निठल्ला, कामचोर व्यक्ति जो कि कुछ भी ना करता हो, यानी आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो कौन सा काम करेगा? संवदिया का काम करेगा। बड़ी बहुरिया की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति। अब इस पाठ के अंतर्गत जो एक पात्र आती है, बड़ी बहुरिया यानी एक औरत, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक कैसी है और मानसिक कैसी है, उसके बारे में बताया गया। बड़ी बहुरिया की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी, यानी पहले बहुत ही ज़्यादा सही थी। हवेली में नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी, यानी पहले कैसी स्थिति थी उसकी? नौकर और चाकर काम किया करते थे। तब बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगा कर ही नाइन अपने परिवार का पेट पालती थी। यानी इतना पैसा था, इतनी सुख समृद्धि थी कि वहाँ की जो नाइन थी वो क्या करती थी? जो नाई माँ होती है वो वहाँ पर केवल मेहंदी लगाती थी, और मेहंदी लगाने के ही उसे इतने पैसे मिलते थे कि वो अपने परिवार का पेट पाल लेती थी। किंतु अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चली कि वह अपना गुजारा उधार लेकर ही चला रही है। इसी दुख से वह अपने मायके हरगोबिंद के साथ संदेश भेजना चाहती थी, क्योंकि वह इसी कारण मानसिक यातना झेल रही थी। यही मैंने आपको बताया। अब आगे देखो, वैसे इसमें लिखने जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं इसे पढ़ा रही हूँ आपको। आप अगर चैप्टर पढ़ोगे तो जैसे मैं आपको कीवर्ड बताती हूँ, उस चैप्टर में अगर आपको मिलता है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं वहाँ, क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया होगा। अगर पुराने पेपर का आप विश्लेषण कर रहे हैं तो आपको पता चलने लग गया होगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अपने आर्थिक दुख के कारण वह अपने मायके हरगोबिंद के हाथों संदेश भेजना चाहती है कि भाई आकर उसे लिवा ले जाए। यानी वह क्या कहती है? संदेश क्या है उसका? कि वे हरगोबिंद तू मेरे पियर जाना और ये कहना कि मेरी माँ से कि भाई को भेज दे और मुझे यहाँ से ले जाए, नहीं तो वह पोखरे में डूबकर जान दे देगी। पोखरे का मतलब क्या है? तालाब। इस लाइन को लिख लीजिए कि संदेश में उसने ये कहा कि अगर भाई लेने नहीं आता है तो बड़ी बहुरिया पोखरे में डूबकर अपनी जान दे देगी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसमें डूबकर बड़ी बहुरिया ने अपनी जान देने की बात कही? तो पोखरे में, यानी तालाब में। बथुआ साग खा खाकर कब तक जीऊँ, किसके लिए जीऊँ और किस लिए जीऊँ। ठीक है, अब देखो, अब ये संदेश तो उसने भिजवा दिया कि हरगोबिंद तुम जाके मेरे मायके में मेरी माँ से ये कह देना, लेकिन अब हरगोबिंद की मानसिक स्थिति क्या है? एक संदेशवाहक का काम होता है, जैसे संदेश दिया गया, जिन भावों से दिया गया, देने वाला व्यक्ति जहाँ जहाँ रोया, जहाँ जहाँ उसके मन के भाव जिस प्रकार से निकले, उस संदेश को उसी तरीके से वहाँ पहुँचाना। तो गया तो इसी मानसिकता से था वो, लेकिन अब उसकी मानसिक स्थिति क्या हो गई वह देखिए। बड़ी बहुरिया के संवाद का एक एक शब्द हरगोबिंद के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था, तथा वह बड़ी बहुरिया की वेदना, बेबसी, पीड़ा और दुख को समझ रहा था, जिससे उसे स्वयं मानसिक पीड़ा हो रही थी। यानी वह खुद भी दुखी हो रहा था, इसीलिए कि ऐसा संदेश मैं वहाँ जाके कैसे सुनाऊंगा, वह उसके मायके में कैसे संवाद सुनाएगा। गांव वाले उस पर थूकेंगे,
कैसा गांव है जहाँ लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। यानी वह सोच रहा था कि अगर मैं उसके मायके जाके ये सब कहूँगा तो उनके परिवार वाले या उनके मायके वाले क्या सोचेंगे कि कैसे गांव में बेटी को ब्याहा, कि लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया ऐसे गांव में जाकर दुख भोग रही है। उसके मन में अपने गांव और बड़ी बहुरिया की बहुत इज्जत थी और वह बड़ी बहुरिया को गांव छोड़कर नहीं जाने देगा। यानी गया तो था संदेश देने, लेकिन वहाँ पर जाकर उसका मन बदल गया। उसको लगा कि मेरे गांव की बदनामी हो जाएगी अगर बड़ी बहुरिया यहाँ से मायके चली गई। तो उसने सोचा कि मैं ये संदेश नहीं दूंगा और बड़ी बहुरिया को गांव छोड़कर और मायके नहीं जाने दूंगा। अब देखो, ये सोचने के बाद हरगोबिंद एक संकल्प लेता है। क्या संकल्प लेता है? अपने गांव वापस पहुंचने पर उसने बड़ी बहुरिया के पांव पकड़ लिए, माफ़ी मांगते हुए उसका संदेश न पहुंचाने की बात कही। साथ ही स्वयं को उसका बेटा बताते हुए संकल्प लिया। अब यहाँ लाइन लिखिए कि हरगोबिंद ने स्वयं को बड़ी बहुरिया का क्या माना? बेटा माना। क्या माना? बेटा। कि उसने संकल्प लिया कि वह उसकी माँ समान है और पूरे गांव की माँ समान है, इसीलिए वह आग्रह करता है कि वह गांव छोड़कर न जाए। साथ ही संकल्प लेता है कि अब वह निठल्ला नहीं बैठा रहेगा और उस गांव में कोई कष्ट नहीं होने देगा उसे, और उसके सभी काम करेगा। और वैसे भी यहाँ नहीं लिखा है पर मैं आपको बता दूँ कि संदेश दो उस बड़ी बहुरिया ने भेज दिया दुखी होकर, लेकिन भेजने के बाद से ही वह औरत खुद भी मन में पछता रही थी कि मेरे जीवन के सुख दुख तो मेरे साथ है, मैं क्यों अपनी माँ को ये कह रही हूँ कि मुझे आप अपने घर लिवा ले जाओ, इससे मेरे परिवार की बदनामी होगी, मेरे ससुराल की बदनामी होगी। और संदेश भेजने के बाद से ही बड़ी बहुरिया क्या हो रही थी? पछता रही थी। देखो, इसमें यहाँ पर कहीं भी पैसों का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने पाठ पढ़ा है तो उस पाठ के अंदर हरगोबिंद जिस जिस स्टेशन से, जैसे कटिहार स्टेशन उतरा, फिर और आगे जहाँ तक भी गया तो कितने रुपए का टिकट खरीदा, कितने रुपए देकर वो आगे गया, कितने कोस वो पैदल चल के आया, ये सारी डिटेल उस किताब के अंदर है। वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी और वहाँ पर जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट वर्ड लगे वो आपको लिखने पड़ेंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सीधा हलवा अगर आप चाहते हो तो आप मेरे चैनल से जा सकते हैं, मुझसे जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधे हलवे के लिए आपको एक सीट नहीं मिलेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब देखो, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी, तो देखो हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा सा कि बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश इसीलिए भेजना चाहती थी क्योंकि पति की मृत्यु के बाद और भाइयों के द्वारा बंटवारा हो जाने पर आर्थिक रूप से वह असहाय और मानसिक रूप से क्या हो गया था? अकेला महसूस करने लगी थी और उसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। ससुराल में रहने का कोई कारण भी उसे समझ नहीं आ रहा था और वह डाक खाना होते हुए भी हरगोबिंद के साथ संदेश भेजना चाहती थी। ठीक है। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद उसके मायके क्यों नहीं पहुंचा सका, तो देखो क्यों नहीं पहुंचा सका। बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा यातना को हरगोबिंद अच्छी तरह समझ रहा था। उसके मायके पहुंचकर वहाँ का खुशनुमा वातावरण और आओ भगत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इससे हरगोबिंद को अपने गांव की इज्जत भी मिट्टी में मिलती दिख रही थी और लग रहा था कि फिर गांव की लक्ष्मी सदा के लिए गांव छोड़कर चली जाएगी और उसकी वेदना का समाचार वह किस मुंह से सुनाएगा। ठीक है। अब देखो, इसमें इस पाठ के अंदर एक मोदियाइन का नाम भी आएगा जो कि उसके चौखट पर आकर उससे उधार मांगेगी, है ना। और जगह जगह हरगोबिंद का भी आएगा कि कैसे वो कहाँ पहुँचा, यानी वो कटिहार जंक्शन तक गया, फिर सेमापुर तक गया, या फिर आगे उसके पास पैसे थे नहीं थे, जो भी था, और कितने कोस वो पैदल चला। तो ये सब आप उसको पढ़ेंगे तब आएगा। और हरगोबिंद को, और ये जो गांव था जहाँ की बात हम कर रहे हैं, जो जो ये बड़ी बहुरिया थी, ये कहाँ की थी? ये जलालगढ़ की थी। कहाँ की थी? जलालगढ़। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ की थी? जलालगढ़ की थी, क्योंकि इसमें एक चीज़ आती है कि भाई अगर जलालगढ़ जाना है
तो वहाँ पर हरगोविंद को, वहाँ पर जो वो रेलवे स्टेशन गया था तो वहाँ पर जो बज रहा था माइक, उसमें ये बता रहा था वहाँ कि हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है तो गाड़ी कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, 1 नंबर पर आएगी। लेकिन उसके पास उस वक्त कटिहार तक का ही टिकट था और जलालगढ़ कितनी दूरी पर था, 20 कोस। तो अब ये जो वर्ड है ना 20 कोस, ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये लिख लेना आप, ठीक है। और अब कटिहार तक तो वो पहुंच जाएगा, लेकिन कटिहार से जलालगढ़ की दूरी कितनी है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने का प्रश्न है। समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बोल देती हूँ। हरगोविंद को जाना था जलालगढ़ और ट्रेन आएगी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, आपकी किताब में लिखा है, मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ। अब कटिहार तक का ही टिकट उसके पास था क्योंकि पैसे उतने ही थे, तो कटिहार तक तो वह पहुंच गया था। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि कटिहार से जलालगढ़ की दूरी कितनी थी, या कटिहार से जलालगढ़ हरगोविंद कितने कोस पैदल चलकर पहुंचा, तो 20 कोस। और आरपीएससी में ऐसे ही प्रश्न आएंगे 20, 25, 24, 30, तो आंसर होगा 20 कोस। तो आपको पाठ पढ़ना ही होगा, इसीलिए मैं आपको बार बार इतना जोर देके कह रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका ये पाठ हुआ। अब आगे देखिए इसके शब्दार्थ। संवदिया यानी संदेशवाहक, संदेश पहुँचाने वाला। मार्फत, माध्यम या जरिया। परेवा, कबूतर या कोई तेज उड़ने वाला पक्षी। सूपा, छाछ या सूप। रैयत, प्रजा। हिकर, बेचैन होकर पुकारना, जिसे कहते हैं हिकर। अफड़ना, पेट भरकर खाना। चूड़ा, चिड़वा। बहुरिया यानी पुत्र वधू, बहू को कहते हैं। दखल, हस्तक्षेप या अधिकार मांगना। आगे नाथ न पीछे पगा, कोई भी जिम्मेदारी ना होना, ठीक है। कलेजा धड़कना, घबरा जाना। खोज खबर न लेना, जानकारी प्राप्त न करना, पूछताछ नहीं करना। खून सूख जाना यानी बहुत अधिक डर जाना, ठीक है। ये आपका चैप्टर हो गया है। अब अगला पाठ जो आएगा वो आएगा आपका पाठ नंबर 5, भीष्म साहनी। अगर संवदिया पाठ नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना, और भी बेटर तैयारी करनी है, यहाँ से वीडियो के बाद भी और पढ़ सकते हैं। और जो भी नोट्स आप लिख रहे हैं, सप्ताह में 1 बार उनका रिवीजन अवश्य करें। खाली लिख कर कॉपी भर देने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप वीक में 1 टाइम अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो रिवीजन बराबर करते रहें। संडे ऑफ इसीलिए करती हूँ मैं, ताकि हर रविवार को बैठकर एक सप्ताह में जितना भी 6 दिन में आपने पढ़ा, रविवार को बैठकर आप उसका रिवीजन करें। कुछ बच्चों को बहुत जल्दी रहती है कि नहीं संडे को भी क्लास करवाओ, पर मेरा अनुभव है ये कि सप्ताह में 1 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि पीछे की चीज़ें भूल जाए। क्योंकि अब आपके साथ ये चीज़ होती है और हर पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ होता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और हमें ये लगता है कि हम पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो वो हमारे साथ इसीलिए होता है क्योंकि हम रिवीजन करते ही नहीं हैं। तो संडे को क्लास इसीलिए नहीं लेती हूँ ताकि 6 दिन में जो भी मैंने पढ़ाया संडे को उसको रिकॉल कर ले, उसका रिवीजन कर ले। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। और नोट्स बिल्कुल बनाइए, गद्य भाग के भी बनाइए, पद्य के भी बनाइए। नोट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी, क्योंकि बिना नोट्स के आप आरपीएससी पास नहीं कर सकते। नोट्स आपको बनाने ही होंगे, ठीक है। किताबें बहुत बड़ी बड़ी है, नोट्स उससे कहीं कम है। अगर 200 पेज की बुक है तो आपके नोट्स 50 पेज में बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए नोट्स बनाइए, ज़्यादा भी नहीं लिखिए, जितना मैं बताती हूँ उतना लिख लो, और कुछ 1-2 पॉइंट लिख लो। पुराने पेपर का शोध करो, अपने आप पता चल जाएगा प्रश्नों का स्तर क्या है, उतना ही लिखो। बिना मतलब की चीज़ नहीं लिखनी है, नहीं तो मोटे मोटे रजिस्टर हो जाएंगे, तो फिर रजिस्टर में और इन किताबों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, फिर वो शॉर्ट ना होकर लॉन्ग हो जाएंगे। तो इसीलिए बार बार कहती हूँ पुराना पेपर हमेशा सामने रखें, जितनी ज़रूरत है उतना ही लिखें, उससे ज़्यादा नहीं लिखें। हमें सिर्फ शॉर्ट में जाना है, शॉर्ट एंड स्वीट में स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो कल हम पढ़ेंगे भीष्म साहनी, और आप इस चैप्टर को पहले पढ़ के आएंगे अच्छे से, बिल्कुल तरीके से, और उसके बाद कॉपी पेन लेके ही मेरे वीडियो में
को ओपन करके आप बैठेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में यही, कल हम भीष्म साहनी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।